सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की अर्जी पर सुनवाई जारी है। जी बिल्कुल, ये जो सुनवाई हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर भी। तो शिंदे गुट की 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सूर्यकांत की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है और डिप्टी स्पीकर के नोटिस के बाद ये सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, जस्टिस सूर्यकांत इस बेंच में जो मौजूद है वो सुनवाई कर रहे हैं और डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अर्जी दी गई थी शिंदे गुट की ओर से। अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक की एक बड़ी मांग है। लगातार देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपना दल और अपनी सरकार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच बागी विधायकों को एक नोटिस जारी किया गया था, अयोग्य करार देने की बात कही गई थी और इसी को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट लेकर गया था। अब देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन होता है, कौन सी दलीलें निकलकर सामने आती हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से। और वहीं महाराष्ट्र के बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों से अब विभाग भी छीन लिए हैं। तो जितने भी मंत्री बागी हुए उनको लेकर कार्रवाई की बात उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके थे और अब विभागों को वापस लिया जा रहा है। दूसरे मंत्रियों को ये विभाग सौंपे जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे का विभाग भी दे दिया गया है दूसरे मंत्री को। बिल्कुल, सुभाष देसाई को विभाग दे दिया गया है एकनाथ शिंदे का और गुलाब राव पाटिल का विभाग अनिल परब को दे दिया गया है। तो इसी कड़ी में जानकारी मिल पाई है जहां महाराष्ट्र का एक सियासी संकट अब खड़ा हुआ है और ये देखा जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे जितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है उतनी बड़ी कार्रवाई के मूड में पहले दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब रिजल्ट भी सबके सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर, शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी का सम्मन। कल ईडी ने संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया। बिल्कुल, अब ईडी अपनी ओर से कार्रवाई करेगी और यहां पर संजय राउत के खिलाफ जो कार्रवाई होगी जाहिर तौर पर इसकी कोई ना कोई बड़ी प्रतिक्रिया शिवसेना की ओर से आने वाली है और विपक्ष भी सवाल उठा सकता है क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ भी जो कार्रवाई हुई उसका नतीजा क्या था तो सब कुछ सामने था। अब ईडी ने बुलाया है जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए संजय राउत को, लेकिन इस संबंध को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है। बिल्कुल, जो टाइमिंग है ईडी की कार्रवाई की, ईडी के समन की, वो टाइमिंग उस दौरान की है जब महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आया और सरकार रहेगी उद्धव की नहीं रहेगी, ये सवाल है। इस सवाल के बीच में ईडी की कार्रवाई जरूर शिवसेना की ओर से सवाल तो उठाए जाएंगे इस कार्रवाई पर। अब देखना होगा शिवसेना की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और जाहिर सी बात है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ सकते हैं। बिल्कुल, और संजय राउत वो सांसद भी हैं, वो नेता भी हैं, वो प्रवक्ता भी हैं शिवसेना की, जो खुलकर महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बोल रहे थे और उनका जो लहजा था बोलने का उस पर भी शिंदे गुट की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई थी। और इसी बीच ईडी की कार्रवाई की बात आना ये बताता है कि अभी और भी सियासत गर्म होने वाली है महाराष्ट्र की। अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। यशवंत सिन्हा ने विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। बिल्कुल, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। एक बड़ा एक्सपीरियंस उनका राजनीति में और उसका अनुभव और कैसे वोट की अपील करते हैं सांसदों से, विधायकों से, देखने वाली बात है क्योंकि ये जो संख्या बल है वो अगर विपक्ष के बजाय हम कहें एनडीए के पास ज्यादा है, इसमें कहना गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति चुनाव है, क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करेंगे। आज एक दिन के वृंदावन के दौरे पर वो हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने बांके बिहारी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। इस दौरान ये भी देखा गया कि उससे पहले उनका स्वागत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल ने किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कृष्ण कुटीर के निवासियों से मिलने वृंदावन पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह वृंदावन पहुंचे। इसके साथ उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। वृंदावन पहुंचने पर यूपी की राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर कड़े इंतजाम सुरक्षा की गई। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए वृंदावन नगर में चारों ओर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। वीआईपी मार्ग को मध्य रात्रि से पूरी तरह से सील किया गया। साथ ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत 7 जोन और 20 सेक्टर बनाए गए।
चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। वीआईपी के जाने वाले प्रमुख मार्गों पर किसी भी तरह से लोगों के आगमन और वाहनों पर बैन रहेगा। एडीजी आगरा जोन ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जल्द ही अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद पिछले महीने से लगातार यूपी का दौरा कर रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने अपने पैतृक गाँव का दौरा किया। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों और मिलन बंधुओं से खास बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने संत कबीर नगर और कानपुर शहर में भी कार्यक्रम किया था। हरियाणा की बात करते हैं, जहां पर कि मनोहर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं और कई मुद्दों पर अंतिम मोहर कैबिनेट की लग सकती है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग हो रही है। कैबिनेट मीटिंग में करीब 1.5 दर्जन एजेंडों पर चर्चा हो रही है। कैबिनेट मीटिंग में कुछ अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को ऑथराइज्ड करने पर मुहर लग सकती है। वहीं ई व्हीकल पॉलिसी पर भी मुहर लग सकती है। मेरी माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का संचालन सरकार अपने हाथ में लेगी और बैठक में इस पर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा बैठक में कैग रिपोर्ट और बोर्ड निगमों की रिपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी। स्टार्टअप पॉलिसी पर भी मीटिंग में चर्चा संभव है। बाबा श्याम खाटू के नाम पर बनने वाली धर्मशाला और वृद्धा आश्रम की जमीन को लेकर मीटिंग में फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही बैठक में हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स में बदलाव का एजेंडा भी शामिल है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग में डिप्टी सीएम और अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है। और इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। मूसेवाला हत्याकांड के आरोप में पंजाब पुलिस की कस्टडी में चल रहे लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि पंजाब की मानसा अदालत में बिश्नोई को वकील नहीं मिल रहा है। वहां की बार ने बिश्नोई के वकील को अदालत में पेश होने से मना कर दिया। लॉरेंस के पिता ने अपनी याचिका में कहा कि हमारा बॉयकॉट किया जा रहा है। वहीं लॉरेंस के पिता ने ये भी कहा कि एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश है कि बिश्नोई को पंजाब ना ले जाया जाए, लेकिन इसके बावजूद बिश्नोई को पंजाब ले जाया गया। इसलिए मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। उन्होंने कहा कि बिश्नोई से पूछताछ दिल्ली में भी हो सकती है। वहीं बिश्नोई के पिता के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में 11 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हत्या कर दी गई थी, जिसमें जिम्मेदार लॉरेंस बिश्नोई को ही माना गया है। दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के सामने भी लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। और अब एक बड़ी खबर है करनाल से, जहां पर दिव्यांग और पुलिस आमने सामने आ गए। बिल्कुल कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया था। लंबे समय से धरने पर बैठे हैं दिव्यांगजन। अपनी मांगों को लेकर दिव्यांग प्रदर्शन कर रहे हैं और सेक्टर 12 जिला सचिवालय के पास जाम लगाया गया था। बिल्कुल इसके नजदीक ही बिल्कुल जिला सचिवालय के जाम लगा दिया गया था। तस्वीरें भी सामने आई थी, वो तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जब पुलिस के जवान मौजूद थे और दूसरी तरफ दिव्यांगजन जो अपनी मांग को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ युवा भी इस दौरान उनके साथ उठ खड़े हुए और जानकारी ये भी थी कि कुछ युवाओं को हिरासत में भी लिया गया था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात और इस दौरान देखा यह गया कि बातचीत से मामला सुलझाने का प्रयास भी हुआ, क्योंकि आमने सामने आ गए थे प्रदर्शनकारी दिव्यांग और पुलिस। और मांगों पर विचार के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा गया है। दिव्यांगों के समर्थन में युवाओं को भी पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में लिया था। झड़प की खबर सामने आई थी। हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग की रिपोर्ट आप देखिए। दिव्यांग अपनी तमाम मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और पिछले लंबे समय से उनका धरना प्रदर्शन करनाल में चल रहा है। आज पूरे हरियाणा के दिव्यांग यहां पर इकट्ठा होते हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। दिव्यांगों को रोकने के लिए यहां पर जो बैरिकेड्स हैं वो पुलिस की तरफ से लगा दिए जाते हैं। हमारे साथ कुछ दिव्यांग मौजूद हैं। क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप धरना दे रहे हैं? सर, ये 18 मांगे, 18 मांगों में जो मेन मांग है वो है विकलांग एक्ट, जो आज तक पूर्णतः लागू नहीं आया।
हमारे आयोग का गठन नहीं हुआ। ठीक है, हमारा जो सर्विस पैक लोग होता है वो खाली पड़ा है। बीपीएल में हमारा नहीं है, आयुष्मान में हमारा नहीं है। मतलब इस सरकार ने सिर्फ नाम दिया, विकलांग की जगह दिव्यांग दिया और कुछ नहीं। एक सहायता राशि भी के तौर पे हमारे को दी जाए। कुछ युवाओं को हिरासत में भी ले लिया, क्या कुछ हुआ था? हाँ, जो हमें सपोर्ट करता है वो हिरासत में, क्योंकि कमजोर वर्ग है, आज तक कोई नहीं आया था। आज हमारा बाहर से जो दिव्यांग है उसको भी उठाया गया, लाते मारी गई, डंडे मारा गया, गाली गलौच भी किया। ये पुलिस प्रशासन का रवैया था, बड़े शर्म की बात है। मुझे घिन आती है, जिसको मैं दिल से सलूट करता था, आज पुलिस प्रशासन पे घिन आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम दिव्यांग हैं, उनके समर्थन में तमाम युवा पहुंचे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है और संजय बटला जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। एक हफ्ते का आश्वासन उन्होंने इनकी मांगों को मानने के लिए दिया है, लेकिन उसके बाद झड़प हो जाती है, जिसके बाद कुछ युवाओं को हिरासत में ले लिया जाता है और फिलहाल दिव्यांगों का धरना प्रदर्शन और सड़क जाम जारी है। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। अब खबर है बहादुरगढ़ से, जहां पर सीवरेज टैंक में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। हादसा बहादुरगढ़ के एक इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। मामले की जांच जारी है, रिपोर्ट देखिए। बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ सीवरेज टैंक में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान बिहार निवासी अरविंद और रवीश के तौर पर हुई है। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि अरविंद और रवि दोनों मिलकर ट्रैक्टर और टैंकर के जरिए लोगों के घरों में बने सेफ्टी टैंक को साफ करने का काम करते थे। घटना के वक्त भी कहीं से टैंकर भरकर लेकर आए थे और आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के एक सीवरेज मेन हॉल में टैंकर खाली करने के लिए पाइप लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाइप अचानक सीवरेज टैंक के अंदर गिर गया, जिसे निकालने के चक्कर में दोनों इस मेन हॉल में उतरे और दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने रवीश को मृत घोषित कर दिया। अरविंद की कुछ देर बाद इलाज के दौरान ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मृतकों के परिजनों के बयान लेने में जुटी है। तो सीवरेज है उसके अंदर 2 लड़के गिर गए हैं और वहाँ पे सूचना पे गए थे, तो वो दोनों के दोनों लड़कों को वहाँ से निकलवाया गया। निकलवाने के बाद यहाँ लेके आए तो एक लड़का तो पहले ही एक्सपायर हो गया था, दूसरे का ट्रीटमेंट किया था तो वो भी ट्रीटमेंट के दौरान एक्सपायर हो गया है। अंबाला कैंट के एक होटल में 30 साल के एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं युवक के परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है, रिपोर्ट देखिए। अंबाला के एक होटल में देर रात मोहित गाबा नाम के एक युवक ने कमरा लिया और रात को वहीं पर रुका था, लेकिन सुबह जब कमरा सफाई करने के लिए खटखटाया गया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। तब होटल स्टाफ ने पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने होटल स्टाफ की मदद से दरवाजे का लॉक तोड़ा, तब युवक का शव पंखे से लटका मिला था। कस्टमर हमारा रुका हुआ था, रात को 10 बजे आया था और आज चेकआउट होना था, उसने चेकआउट नहीं किया और अंदर उस पर फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहा। तो फिर मैंने पुलिस भेजी, पुलिस भेजने के बाद उसका लॉक तड़वाया, बाहर से अंदर से लॉक था, अंदर से लॉक बाहर से लॉक तड़वा के उसको देखा वो हैंगिंग किया हुआ, फांसी ली हुई थी उसने पंखे से लटक के। तो उनके वारिसों को सूचित किया। वहीं मोहित की मौत के बाद से होटल संचालकों में भय का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने शव को अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है और मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। देखना होगा इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। और बात भिवानी की। भिवानी से एक बड़ी खबर सामने आई है। भिवानी में फिर से एक्शन मोड में है सीएम फ्लाइंग की टीम। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा गया है। मेडिकल स्टोर पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, ये जानकारी मिल पाई है। बताया जाता है कि बिना अनुमति के यहां पर मरीजों का इलाज हो रहा था। बिना डॉक्टर की डिग्री के मेडिकल स्टोर संचालक दवाइयां दे रहे थे। हैरानी की बात है कि बिना डॉक्टर के कोई भी क्या दवाई दे सकता है? बड़ा सवाल इस मेडिकल स्टोर संचालक पर उठ भी रहा है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। हमारे संवाददाता जगबीर घनघस इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भिवानी से हमारे साथ। जगबीर, गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से सीएम फ्लाइंग की टीम ने की है। क्या क्या बरामद किया है सीएम फ्लाइंग की टीम ने, और जो जानकारी मिली थी क्या उसी के मुताबिक वहां पर सब कुछ हो रहा था? जी कमल, जो सीएम फ्लाइंग है उसको गुप्त सूचना मिली थी कि दादरी रोड पर एक मेडिकल स्टोर है जहां पर लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। इस गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ यहाँ पर
रेड के दौरान पा गया कि यहाँ काफी मरीज थे जिनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा था। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम में जो SMO आई थी, उनका कहना कि इस मेडिकल स्टोर के पास केवल दवाई बेचने की जो है वो परमिशन कह सकते हैं कि लाइसेंस है, लेकिन यहाँ पर इलाज नहीं किया जा सकता क्योंकि मेडिकल स्टोर पर जो दवा बेच रहे हैं किसी के पास भी डॉक्टर की डिग्री नहीं है। यानी कि सीधा यहाँ पर जो मरीज है उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इसी दौरान जांच के दौरान पाया गया कि यहाँ काफी दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो इस मेडिकल स्टोर पर नहीं बेची जा सकती। यानी कि कह सकते हैं कि दवाई बेचने में और मरीजों के जो इलाज करने में यहाँ पर जो है वो लापरवाही देखी गई है, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई है। और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यहाँ पर जो भी गैर कानूनी तरीके से काम किया जा रहा था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए जगबीर, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो CM फ्लाइंग एक्शन मोड में नजर आई है और कार्रवाई की गई है केमिस्ट पर। अब आगे बढ़ते हैं, बात नूह की कर लेते हैं। नूह के गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक विवाहिता का शव लोगों ने फांसी के फंदे से लटका हुआ देखा और जैसे ही मृतका के परिजनों को सूचना मिली, मौके पर पहुंचे, बवाल काट दिया गया। ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगे हैं। दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग नियमों को ताक पर रखते हुए इस अपराध को करने से परहेज नहीं करते और जब ये मांग पूरी नहीं होती तो लालची लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मामला नूह जिले के नवागढ़ गांव से सामने आया, जहां एक 20 साल की विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। जैसे कि सूचना मृतका के मायके वालों को दी गई तो उन्होंने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग के गंभीर आरोप जड़े। वो ऐसा जी ससुर था जी फन्ने, इसका लड़का है आरिफ, इसके साथ हमने बहन की शादी करी है। तो इनकी पहले ही मार पिटाई होती थी, पहले से ज़्यादा से शादी हुई है। वाई दिन से ही कलेशबाजी है इसके साथ में, लड़की के साथ में मारपीट किस लिए करते थे ये इनका पता ही नहीं चलता। विवाहिता के परिजन इस मामले को हत्या बता रही हैं, लेकिन पुलिस अभी मामले के हर पहलू से जांच कर रही है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मौत के पीछे असली वजह क्या रही। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर कार चालक ने समझदारी दिखाई और कार को हाईवे पर ही रोक दिया था। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। रिपोर्ट देखिए। गर्मी के मौसम में वाहनों में आगजनी के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इन दिनों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। ताजा तस्वीर बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के रौनी गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सामने आई। यहाँ कानपुर से सुल्तानपुर जा रही एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार एक्सप्रेसवे पर धू धू कर जल उठी। कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में कार पूरी तरह से जल गई। कार में आग लगने की जानकारी होने पर हाईवे की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार में आग लगने पर अन्य वाहन चालकों में भी भय का माहौल पैदा हो गया। लोग तस्वीरों को कैमरे में कैद करने लगे, लेकिन इस दौरान राहत की बात ये रही कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि कार में आखिर आग लगी कैसे। कार में आग लगने का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। असम में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ के कारण असम में 5 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बाढ़ और भूस्खलन के चलते मरने वालों का आंकड़ा आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है। रिपोर्ट। देश की पूर्वी राज्य असम में बीते दिनों से हो रही बारिश कहर बनकर टूट रही है। बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। असम के कई जिलों में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से असम में 5 लोगों की मौत हुई है। 25 जिलों में बाढ़ की वजह से 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बारपेटा, कछार, दरांग, करीमगंज, मोरी गांव कई जिले ऐसे हैं जहां लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ इलाकों में बच्चों की डूबने से मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक 2 दूसरे जिले हैं जहां लोग लापता हैं। इस साल असम में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा अब तक 126 पहुंच चुका है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से बरपेटा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और अब बड़ी खबर नारनौल से। नारनौल में चोरों का आतंक एक बार फिर से देखा गया है, जहां पर मंदिर में हाथ की सफाई दिखाते नजर आए हैं। मंदिर से 30 किलो अष्ट धातु से निर्मित
मूर्तियां चुराई गई हैं। मंदिर महंत और ग्रामीणों ने साधु के वेश में आए लोगों पर आरोप सीधे सीधे जड़ा है और फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। कड़ी कार्रवाई की मांग ग्रामीणों की तरफ से की गई है कि पुलिस कड़ी कार्रवाई करे और तुरंत एक्शन लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी कि चोर अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मंदिर में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। नारनौल से आया एग्जाम्पल वाकई बताता है कि अब चोरों के हौसले कितने बुलंदियों पर हैं। अब देखना होगा पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, कब तक पुलिस इन चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल करती है, क्योंकि भेष बदल कर ये लोग आए थे। जिस तरह से ग्रामीणों की तरफ से आरोप लगाया गया कि ये लोग साधु का भेष लेकर आए थे और मंदिर में इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ईरान में इस्लामिक कानूनों का पालन सख्ती से करवाना अनिवार्य है। हालांकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, खासकर महिलाएं विरोध कर रही हैं। विरोध किस तरह हो रहा है, क्या कार्रवाई हो सकती है, रिपोर्ट में देखिए। ईरान की पुलिस ने दक्षिणी शहर शिराज में स्केटबोर्डिंग डे पर हिजाब न पहनने के लिए कई किशोर लड़कियों को गिरफ्तार किया। सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी। शिराज पुलिस प्रमुख ने बताया कि कई लड़कियों ने स्पोर्ट्स इवेंट के आखिर में धार्मिक मान्यताओं और कानूनी नियमों को तोड़ते हुए हिजाब उतार दिए। पुलिस ने कई आयोजकों को भी गिरफ्तार किया। खबर के अनुसार इस इवेंट में इस्लामिक नियमों की खुलेआम उल्लंघना के आरोप में 5 आयोजकों को हिरासत में लिया गया। वहीं इस दौरान पुलिस प्रमुख की ओर से कहा गया कि न्यायपालिका के सहयोग से गुरुवार को कई अपराधियों को इस आयोजन से जुड़े लोगों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। रूढ़िवादी देश ईरान में सभी महिला और किशोर लड़कियों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। धार्मिक और कानूनी नियमों का पालन किए बिना किसी स्पोर्ट्स या नॉन स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन करना सख्त मना है और आयोजकों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। ईरान के मीडिया ने जानकारी दी कि 120 लोगों को कथित आपराधिक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया, जैसे शराब पीना, पुरुषों और महिलाओं का एक साथ डांस करना, हिजाब उतारना। आपको बता दें, ईरान के कानून के मुताबिक देश में सिर्फ गैर मुस्लिम नागरिक ही धार्मिक उद्देश्य से शराब का सेवन कर सकते हैं। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू की खबरें तक से खास बातचीत में बहुत सी जानकारी निकलकर सामने आई। दरअसल पेपर लीक मामले को लेकर आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो लगातार इस मामले में जांच हो रही है और आज बताया गया है कि अभी तक की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। पेपर लीक के दोषियों को ज्यादा सजा मिले और कानून में बदलाव का सुझाव दिया गया है डीजीपी की ओर से। आइए वो खास बातचीत आपको सुनवा देते हैं। हमारे संवाददाता ने हिमाचल डीजीपी से खास बातचीत की है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जांच चल रही है और पुलिस को काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी मिल रही है इस केस को सॉल्व करने में। और फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है और आगे क्या कुछ होना है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू। उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि सफलता काफ़ी हद तक मिल चुकी है, हालांकि जाँच अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब तक जाँच में क्या बातें सामने आई है और आपको क्या लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है हिमाचल में? देखिए, एक तो बात ये निकल के आई है कि पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज क्राइम देश में बन चुका है और इसमें ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं जो एक पेपर नहीं, 2 पेपर नहीं, पेपर के बाद पेपर लीक करते रहे हैं। दूसरी बड़ी सफलता हमारी एसआईटी को मिली है, जिसके लिए मैं श्री मधुसूदन जो एसआईटी के चीफ हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसे ये हुआ, एसआईटी बनी, उन्होंने तुरंत गिरफ्तारियां शुरू की और साथ ही साथ जितने भी साक्ष्य हैं, एविडेंस है, उनको इन्होंने सिक्योर किया। जैसे डिजिटल एविडेंस था, फॉरेंसिक एविडेंस था, मोबाइल एविडेंस था, फिजिकल एविडेंस था, फाइनेंशियल एविडेंस था, ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो और हमारे हाथ कुछ ना लगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत स्पीड से काम किया, प्लानिंग से काम किया, ऑर्गेनाइजेशन से काम किया, जिसके कारण आज हम 171 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि चार्जशीट जो बनाई जानी है उसके बाद कुछ और आरोपी भी पकड़े जाने हैं, तो उनको लेकर भी क्या रहेगा? और अभी तक की जो जांच हुई है उसमें आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस स्तर पर हुई है? क्या केवल जो प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है वहाँ से है या और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो एक ओपन प्रोसेस है। अभी तक तो यही हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस है, उसके बाद ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स है, लेकिन हमारी बुक ओपन है, हमारा माइंड ओपन है
और हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है एविडेंस बेस्ड है, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है। तो जो एविडेंस में आएगा उसको हम लॉजिकल एंड पे ले जाएंगे। लेकिन अभी तक जो एविडेंस जो आया है उससे यही आया कि ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, ये इसी पेपर को नहीं करते, अन्य पेपर भी पूर्व में इन्होंने लीक किए हैं और फॉर कंसिडरेशन ऑफ मनी, उसमें पैसे के लिए कई तो इसमें कई वर्षों जेल में भी रहे हैं। बिल्कुल, ये थे डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू। विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह की जांच जो है अब तक एसआईटी ने की है और बेहतर काम किया है, उसको लेकर शाबाशी भी इन्होंने एसआईटी हिमाचल को दी है जो पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि इस पेपर लीक भर्ती मामले के दौरान जो जांच हुई है उसमें जो अनुभव रहे उसके आधार पर कुछ सिफारिशें, कुछ रिकमेंडेशंस प्रदेश सरकार से की जाएगी, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी हुई जहां पर पेपर छपता है, या फिर पेपर जो ऐसे आरोपी पकड़े जाते हैं उनको सज़ा का प्रावधान कम है, उसमें कैसे ज़्यादा सज़ा जो है उन्हें मिल सके, ये तमाम जो सिफारिशें हैं वो हिमाचल प्रदेश पुलिस करेगी। कैमरा पर्सन सुभाष शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। तो पेपर लीक मामले को लेकर बहुत सी जानकारियां सबके सामने आ चुकी है। कितने आरोपी अब तक पकड़े गए हैं ये भी जानकारी हिमाचल पुलिस ने साझा कर दी है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।